अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सालसी और पाकिस्तान की अंतकोशों के नतीजे में स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरानी वफूद आमने सामने बैठ चुके हैं। मुज़ाकरात का अहम तरीन राउंड जारी है, जहां पर बड़ी पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मुताबिक आज का बड़ा दिन है जहाँ से उन्हें मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को है। उसके साथ हम देखते हैं कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस जो पाकिस्तान के किरदार के मोतरफ निकले, उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ पाकिस्तान के किरदार का इतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान ने जो कुछ अमेरिका के लिए किया हम उसके शुक्रगुजार हैं। उसके साथ वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार के भी बहुत मोतरफ निकले। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा पाकिस्तान का उस वक्त जब ये मुज़ाकरात एक जगह फिर स्टक होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में दोबारा कुछ ही घंटों के अंदर ये सब कुछ इस सब मामलात का रास्ता हमवार हुआ और अब बातचीत आगे बढ़ रही। सवाल ये है कि टेक्निकल लेवल की ये मुज़ाकरात क्या 60 दिनों में कंक्लूड होंगे, उससे पहले हो सकते हैं, या इनको कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा? और सबसे बढ़कर इस मुज़ाकराती अमल के दौरान जो इस्लामाबाद एकॉर्ड तय पा चुका है, उसकी रोशनी में क्या ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म होने जा रही हैं? ये कब तक पाबंदियाँ ख़त्म होगी? क्या ईरान के मुजमिंदा असासे फौरी तौर के ऊपर डिफ्रीज़ करके ईरान के हवाले करने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है या नहीं? और उसके साथ पाकिस्तान के लिए इन पाबंदियों के ख़ात्मे के साथ ईरान से किन किन शोबों के अंदर तिजारत के वसी मौक़े हैं, और क्या पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर अमेरिका से बिलखुसूस बात करके फौरी तौर के ऊपर ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत समेत दीगर मसनूआत जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला पर दबाव कम करने का बायस बन सकती हैं, उनकी इम्पोर्ट शुरू कर देनी चाहिए? और इसमें किस हद तक इम्कानात हैं, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन सस्ते होने जा रहे हैं। ऐसे सार्फिन जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनके मोबाइल फ़ोन 18 से 50 हज़ार तक सस्ते होंगे, और उसके साथ साथ जो टैक्स अदा नहीं कर सकते उनको अब इंस्टॉलमेंट की शक्ल में भी टैक्स अदा करने की उनको इजाज़त होगी। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ है, कैसे कैसे मोबाइल फ़ोन मज़ीद सस्ते होंगे, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान टेलीकॉम तरमीमी बिल 2026 जिसके अंदर से राइट ऑफ वे के नाम के ऊपर लोगों के हकूक़ को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी कायम कर दी है। कमेटी के अंदर गर्चे के वही अरकान शामिल है। क्या हुकूमत उस मुतनाज़ा तरमीम को वापस लेगी या कुछ और लफ्ज़ों के साथ दोबारा उसको बिल की शक्ल में सेनेट में पेश करेगी? इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि FIA की इंक्वायरी के नतीजे में ओगरा परेशान है। ओगरा ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 70 अरब रुपए की अदायगी रोक दी है। ये मामला क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि JPMC जिनाब मेडिकल सेंटर कराची, जहाँ पर एक तारीख रकम की गई है, क्योंकि JPMC कैंसर की जदीद तशखीस और इलाज के हवाले से पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर एक मुनफरिद मकाम बना चुका है। करोड़ों रुपए का इलाज मुफ्त कैसे किया जा रहा है, यहाँ पे डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया गया है, इस इदारे को 2011 के बाद कैसे सस्टेनेबल बनाया गया है, और इससे दीगर सरकारी इदारों के लिए क्या एग्जाम्पल इसने सेट की है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो खारजा महाज के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जूम लिंक पर हसन साहब, साबिक सफ़ीर हैं। हसन हबीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हसन हबीब साहब से गुफ्तगू आगाज़ करने से पहले मैं आपको अमेरिका के नायब सदर JD वैंस का वो शॉर्ट सुनवाना चाहूँगा जो उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया। उनकी ज़रा बॉडी लैंग्वेज देखिए और उनका पैगाम सुनते हैं। नाज़रीन, ये आपने सुना अमरीकी नायब सदर JD वैंस पाकिस्तान के किरदार के किस तरह से खुले अंदाज में, दो टोक अंदाज में मोतरफ निकले हैं। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है और आपने जो कुछ किया हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान मैं सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत से राब्ते में रहा वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं। नाज़रीन, यही वो काविशें हैं, यही वो पाकिस्तान का किरदार है जिसके नतीजे में ख़ित्ता एक बड़ी तबाही से बचा, एक जंग बंदी हुई, इस्लामाबाद एकॉर्ड पर दस्तखत हुए, और आज स्विट्ज़रलैंड के अंदर ईरान और अमेरिका के वफूद आमने सामने बैठे हैं। पाकिस्तान की सालसी के अंदर बातचीत का सिलसिला जारी है। हसन हबीब साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी होगी अमेरिका के जो तासरात पाकिस्तान के बारे में हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान जिस स्टेज के ऊपर अमरीकी और ईरानी वफूद को लेकर आया है, दरमियान में पाकिस्तान मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद हैं। अब ये मुज़ाकरात का जो सफ़र है ये कितने फेज़ में आपको लगता है कि ये कंक्लूड होगा, या आपको लगता है कि जो 2 माह का टाइम तय किया गया था उसके अंदर कई अभी राउंड होने हैं, या ये वाला जो राउंड है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी डेवलपमेंट को?
पहले तो बहुत शुक्रिया। दूसरे कि हमें ये जो 60 दिन का शेड्यूल है इस पे ज्यादा वो स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल जो मामलात हैं, खासतौर पे यूरेनियम रिलेटेड, इसमें अभी IAEA ने आना है और उसमें मोडालिटीज तय होनी है। वी आर इन फॉर अ वेरी लॉन्ग डायलॉग, और अगर 6 महीने में भी पूरे हो जाएं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरा जाती ख्याल है, नोइंग अमेरिकन, नोइंग IAEA, ईरान में भी मैंने सर्व किया है, आई नो ईरानियंस अ बिट, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत लंबे चलेंगे लेकिन पॉजिटिव रहेंगे। अच्छी बात यह है कि ईरान भी और अमेरिका भी दोनों बहुत पॉजिटिवली नेगोशिएशन में। अभी आपने खबर सुनी है, पहला राउंड पूरा हो गया है, ब्रेक में फिर दूसरे राउंड में जाएंगे। तो ये 45 मिनट का जो राउंड है ये बेसिकली पहला ओपनिंग राउंड है, जिसमें वो सब अपनी ख्वाहिशात और अपने खदशात जो है वो एक दूसरे से बयान करेंगे। उसके बाद उन पे मजीद गुफ्तगू होगी। अब सेकंड राउंड होगा। और जहां तक आपने पाकिस्तान का पूछा, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के को इस हिस्टोरिक मोमेंट में जितना भी क्रेडिट मिले वो कम है। बिल्कुल ठीक सर। तो रमन हो गया एक जानिब तो अमरीकी पाकिस्तान के किरदार के मोतरफ हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उसी लम्हे ईरान को एक मरतबा फिर धमकियां भी दे रहे हैं। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ जब कहा कि जब लबनान के ऊपर हमले नहीं रुक रहे, इसराइल मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, और पहले भी था कि इसराइल इस माहदे को सबूताज कर सकता है, तो अमरीकी सदर इसराइल पर या नेतन्याहू पर गरजने बरसने की बजाय एक मरतबा फिर अपना लबो लहजा तब्दील कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये ऐसे स्टेटमेंट का सिलसिला दरमियान में इस तरह अप डाउन चलेगा और ये जो सिलसिला आगे पहुंच चुका है ये कहीं तातुल का शिकार नहीं हो सकता, या भी इसमें कुछ कठिन मरहल आना बाकी है? देखिए, बिल्कुल आएंगे। हम सबको पता है कि इसराइल को काबू करना अमेरिका के लिए निस्बतन मुश्किल है। ट्रंप साहब ने इतनी ज्यादा खुद ढील दे दी है नेतन्याहू को, जेरूशलम कैपिटल में एम्बेसी खोल दी है। उनके अपने दामाद जैरेड कुशनर जो इन मुज़ाकरात में मौजूद हैं वो यहूदी हैं। अमरीकी जो सफीर है जेरूशलम में वो इतना आउटस्पोकन है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं मेरी वजह से नेतन्याहू है या इसराइल है, तो उन्होंने उसकी तरदीद की। अब आप देखें तो कहीं डिप्लोमेटिक उसमें सफीर अपने रूलर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलता, उसने बिल्कुल ऑपोजिट बोल दिया। तो अमेरिका में अभी बड़ा मरहला ये आएगा ट्रंप साहब को कि नेतन्याहू को किस तरह काबू करना है, क्योंकि वो बेलगाम है। ही कुड एनी टाइम पुट स्पैनर इनटू द प्रोसेस। तो हमें तैयार रहना चाहिए जहनी तौर पे कि इसराइल या इंडिया या और भी एक आध मुल्क है जिनको बहुत शौक है कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब रहें, वो इसमें जरूर गड़बड़ करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, MOU तो साइन हो चुका है इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से, जिसके अंदर बताया गया कि ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म होंगी, उसके मुंजमद असासे ईरान को वापस किए जाएंगे। अब अगर इन दो अहम तरीन शराइत की मैं बात करूँ, और जिस स्टेज तक अब मज़ाकरात मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, टेक्निकल लेवल पर पहुँच गए हैं, JD वैंस और उनकी अमेरिकन बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो ये जो पाबंदियों का खात्मा, जो उनके मुंजमद असासे हैं उनको ईरान के हवाले करना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या इसी स्टेज पे शुरू हो जाएगी, या भी इंतज़ार करना होगा उन 60 दिनों का या 90 दिनों का, ये 6 माह का, कि जब फाइनल सेटलमेंट होगी, फाइनल एग्रीमेंट होगा, तो फिर सैंक्शंस खत्म होंगे, फिर असासे वापस मिलेंगे? क्या आपकी रीडिंग है? देखिए, ईरान की ख्वाहिश है क्योंकि वो अंडर प्रेशर है कि ग्रेजुअली ये प्रोसेस शुरू हो जाए। ईरान तो कहते हैं फौरी देते हैं। अब देखिए कितनी ज्यादती है कि ईरान के असासे चाइना में पड़े, कहीं पड़े, वो फ्रोजन है। जी। जब असासे फ्रोजन है तो बैंक इंटरेस्ट भी नहीं देते हैं। नतीजा क्या है कि बैंक एंजॉय कर रहे हैं, वो मुल्क जहां मुंजमन है वो एंजॉय कर रहे हैं, नुकसान में ईरान है। तो बिल्कुल। ईरान की ख्वाहिश है कि उस पर से जो पाबंदियां हैं ट्रेड की, टेक्नोलॉजी की, इन्वेस्टमेंट की, वो उठाई जाएं और असासे डीफ्रीज किए जाएं। प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान अपने एक्शन से अपने आप को अच्छा साबित करे। भाई अच्छा साबित तो वो कर रहा है, IAEA के हवाले कर देगा कि अच्छा भाई ये यहाँ पड़ा है, यहाँ कैमरे लगा लें, इंस्पेक्टर ले आए, विजिट्स कर लें, हर चीज जो। देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो IAEA ने मॉनिटर किया था फॉलोइंग जो 2015 का JCPOA एग्रीमेंट था। तो IAEA के पास
वो मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, और आईएईए ने कभी शिकायत नहीं की ईरान की कि उसने वायलेट किया है। जी एग्रीमेंट से अमेरिका के निकल जाने के 1 साल तक आईएईए ईरान की पॉजिटिव रिपोर्ट देता जी रहा। बिल्कुल। उसके बाद ईरान ने कहा नहीं भाई, जब आप निकल गए तो हम यूरेनियम एनरिच करेंगे। तो यूरेनियम पे मुझे नहीं लगता कोई इशू है। इशू अमेरिका का ये है कि वो एक साथ ईरान को पैसा नहीं देना चाहता, क्योंकि फिर इजराइल को भी शिकायत होगी और अमेरिका में भी जो ग्रुप्स हैं ठीक एंटी ईरान वो शिकायत करेंगे। तो ग्रेजुअल होगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन प्रोसेस शुरू है। ठीक। अच्छा सर, एक तरफ बातचीत का सिलसिला जारी है, पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी है, क्या आप समझते हैं कि स्टेज के ऊपर पाकिस्तान को अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत करके अपने लिए हमें कोई एक रास्ता निकालना चाहिए कि हम ईरान से खाम तेल हो, गैस हो, दीगर ऐसी मसनूआत हों जो पाबंदी की जद में रही हैं, हम फौरी तौर पर ये सिलसिला शुरू कर सके ताकि हमारी मौशियत को फ़ायदा मिले, हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम हो, कि स्टेज के ऊपर हमें कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए और उसके क्या इम्कानात हैं? बिल्कुल लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में उसके इम्कानात भी हैं। क्योंकि देखिए, अगर बैंकिंग चैनल शुरू हो जाएंगे तो ईरान से पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे प्लास्टिक्स हैं और दूसरे हैं, रोड मटेरियल है जिसको हम तारकोल कहते हैं, ये सब ईरान में बहुत सस्ता और बहुत अच्छा है। वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं ईरान से लीगली, और उनसे गैस ले सकते हैं। देखिए, ईरानियन मार्केट को हम फूड आइटम और वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, और बदले में कि अगर हम ऑयल उनसे ले रहे हैं, जब ये पाबंदियां नहीं आई थी 90s में, तो हम कुछ $100 मिलियन का महीने में पेट्रोल लेते थे। अब मेरे ख्याल में अगर रियलिस्टिकली देखें तो $300-400 मिलियन का कम से कम हमें ईरान से फ्यूल लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने और बहुत डिटेल आपका एनालिसिस हमारे नाज़रीन तक पहुंचा। सनबीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में स्विट्ज़रलैंड में अल्टीमेटली अमरीकी और ईरानी हुकाम पाकिस्तान की सालसी में आमने सामने बैठ चुके हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं कि आज का दिन बड़ा है और मुस्बत ब्रेक थ्रू का उनको इम्कान है, मुस्बत डेवलपमेंट होगी। तो देखते हैं कि ये मामलात अब पहले स्टेज में कहाँ कंक्लूड होंगे और मज़ीद टेक्निकल लेवल की डिस्कशन कब तक जारी रहेगी, इसके लिए कुछ शायद वक्त दरकार होगा। अभी यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत की तरफ से अचानक एक ऐसा बिल सामने आया जिसके नतीजे में पूरे मुल्क के अंदर भूचाल पैदा हो गया। वो बिल क्या था? वो एक कानून ऐसा कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया गया था जिसे टेलीकॉम तरमीमी बिल 2026 का नाम दिया गया था, जिसके नतीजे में टेलीकॉम कंपनियों को एक ऐसा हक दे दिया गया था जिसके नतीजे में कोई एक आम शहरी हो, कोई सरकारी अमलाक हो, कोई सरकारी दफ्तर हो या किसी की कोई जायदाद हो, कि कोई किसी उनकी उससे पहुँच से दूर नहीं थी। जुर्माने का थ्रेट अलग था और जिसे कहते हैं कि आइन के मुनाफी कहा जा रहा था। ये एक्ट है जिसको अल्टीमेटली सेनेट के अंदर टेकअप किया गया और अब उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कमेटी कायम कर दी है। इसके ऊपर इसके साथ साथ एक तवील अरसे से मोबाइल फ़ोन, जो कि एक लग्जरी नहीं है बल्कि एक हर आम शहरी की और एक आम फर्द की ज़रूरत बन चुका है, उसके ऊपर भारी टैक्स हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं, उसको ख़त्म करवाने के अंदर सैयद अली कासिम गिलानी रुकने कौमी असम्बली हैं, इनकी एक तवील स्ट्रगल है। तो इन दोनों इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अली कासिम गिलानी साहब। आपका बहुत शुक्रिया। गिलानी साहब, पहले तो मैं जानना चाहूँगा, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी का मामला आपने स्टैंडिंग कमेटी के लेवल पर इस मामले को टेकअप किया, हाउस में इसको टेकअप किया, कमिटमेंट्स हुई, फिर उससे बैकआउट कर लिया गया, फिर एक उम्मीद पैदा हुई है। ये कहाँ तक आपकी एफर्ट पहुँची है और कब ये खुशखबरी आवाम को मिलेगी और ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा मामला? हमने फाइनेंस कमेटी में जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको 20% कम करने के लिए सिफारिश कर दी है और वो इंशाल्लाह ताला बजट का पार्ट बन जाएगा। और जब बजट पास होगा तो उसके बाद रेगुलेटरी ड्यूटी 20% लेस हो जाएगी, जो कि एक एवरेज स्मार्टफोन पे 18,000 रुपए बनती है और उसके ऊपर चले जाएं तो वो 38,000 तक मैक्सिमम जाती है रेगुलेटरी ड्यूटी। इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी में इन्होंने मुख्तलिफ स्लैब्स एफबीआर ने दिए हुए हैं, जिसमें $30 से लेके $100 तक, फिर $100 से लेके $200 तक, और एक स्लैब है 300 जो मिड टेयर है, जो $200 से $300 के दरमियान के जो इंपोर्टेड स्मार्टफोन्स हैं उनके ऊपर हमने उनकी जो कस्टम ड्यूटी है उस पे कमी के लिए
सिफारिश की है, जो कि इंशाल्लाह बजट का पार्ट होगी। और जब बजट पास होगा तो ये जो मिड टीयर स्मार्टफोन्स हैं उनमें मजीद कमी है आएगी, जिसपे रेवेन्यू साइड पे जो इम्पैक्ट है वो कोई 1 अरब रुपए का है, जो FBR ने कहा है। बिल्कुल ठीक। और तीसरे नंबर पे जो मैं समझता हूँ कि हमें जिसको एक कहावत है कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, उसको वो हमने कहा कि अगर आप GST कम नहीं कर सकते तो काइंडली आप लोगों की, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते PTA का इतना भारी टैक्स अदा करना, तो उनके लिए आप कोई हमें इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो इधर कमिट करें। तो जिसके ऊपर हमारे चेयर ने एक इनेबलिंग क्लॉज ऐड करवा दी है फाइनेंस बिल में 2026 के, जिसमें हमने ये पावर दी है फॉर चेंज ऑफ रूल्स। और उसमें एक इंस्टॉलमेंट प्लान बना के कल FBR ने, बल्कि आज 5 बजे वाली मीटिंग में उन्होंने कमिट किया है, और कल इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल ठीक एक प्लान बन जाएगा, जिससे जो सारिफीन हैं उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी डिवाइस को एक्टिवेट करवा सकें विद इंस्टॉलमेंट के जरिए वो पे करेंगे, और जिस महीने वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे उस महीने PTA जो है वो उनका फोन ब्लॉक कर देगी। जब वो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो वो खुलना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक मैं समझता हूँ कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये लंबी जंग है जो हम लड़ेंगे। लेकिन अभी तक भी जो आपने कामयाबी हासिल की, कि बड़ी कामयाबी है, मैं लाजमी कहूँगा इसमें आपने बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लिया, इसको परसू करते रहे। अभी भी जो आपने अचीवमेंट हासिल कर ली उसके नतीजे में तो 18 से 50 हज़ार तक मोबाइल फ़ोन सस्ते हो सकते हैं, और उनको बाकी रिलीफ भी मिलेगा जब इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करेंगे, तो ये बड़ा रिलीफ है। तो आप ये कोशिश जारी रखिएगा, डेफिनेटली इससे पाकिस्तान की आवाम को बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और बहुत से लोग जिनका रोज़गार भी अब जुड़ा है मोबाइल फ़ोन उसके साथ इस्तेमाल भी होते हैं, तो उनको मज़ीद एम्पावरमेंट करने का अपने आप को मौका मिलेगा। सर, मैं इसके साथ आपसे जानना चाहूँगा, एक मुतनाज़ा बिल टेलीकॉम तरमीमी बिल 2026, जिसमें राइट ऑफ वे के हवाले से एक ऐसी कंडीशन ऐड कर दी गई जिसके अंदर पूरा पाकिस्तान के अंदर एक भौचाल आ गया। अपोजिशन तो छोड़िए, हुकूमती अरकान भी परेशान थे। आप टेलीकम्युनिकेशन के शोबे का अच्छी खासी इस पर नज़र रखते हैं, ये वजारती IT से गैर इरादी तौर पर हो गया, कोई गफलत थी, या इसमें कुछ कंपनियों ने, कुछ लोगों ने इसके अंदर कोई अपना कमाल दिखाया है? बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, क्योंकि मैं IT की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका मेंबर भी हूँ, और ये राइट ऑफ वे का बिल जो है ये हमारी कमेटी में भी आया था, और इसमें गवर्नमेंट ने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स दिए वो बहुत अच्छे थे। जाहिर है हम सब चाहते हैं कि एक सस्ता और फास्ट इंटरनेट सबको मिले, दूर दराज इलाकों में, जहाँ से जो हम जिन इलाकों से आते हैं वहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में, देहाती इलाकों में, बेड के इलाकों में सिग्नल्स नहीं आते, वहाँ पे 3G चलता है, वहाँ 4G भी नहीं है, वहाँ 5G भी नहीं है। तो 5G वहाँ तक पहुँचाने के लिए फाइबराइजेशन जो है वो और टावर्स के जरिए सिग्नल पहुँचाने ज़रूरी हैं। तो हम गवर्नमेंट की इसमें इंटेंशन जो थी वो यही थी कि हम इसको फाइबराइजेशन की तरफ जाएं, लेकिन जब क्लॉज बाय क्लॉज उसकी रीडिंग हुई है तो उसके बाद उस वक्त तो शायद ये कमेटी की नज़र से गुजर गया, और फिर पार्लियामेंट पहुंच गया, और पार्लियामेंट में चूंकि थोड़ी सी जल्दी में ये बिल पास करवाया गया है, तो पार्लियामेंट ने भी इसको जब पास किया तो उसके बाद मसाइल सामने आए। बिल्कुल ठीक। वैसे लास्ट जानना चाहूंगा, जो प्राइम मिनिस्टर ने इस पर एक कमेटी कायम की है उसमें वही मेंबर्स हैं? वेलकम स्टेप। उससे ये है कि क्लैरिटी आ जाएगी अगर इसमें कोई अभी भी एम्बिग्विटी है, क्योंकि देखिए कोई भी हुकूमत जो है वो बोनाफाइड इंटेंट में कानून साजी करती है, और उनकी नीयत सबकी अच्छी होती है, लेकिन कभी कभार वर्डिंग्स में कुछ ऐसी चीज निकल जाती है आपसे जो कि जिसके मानी जो हैं वो डिफरेंट निकल आते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर ये दोबारा जो कानून है दोबारा इसको अमेंड कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक। सईद अल कासिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन आगे बढ़ते और बात करेंगे FI की जानिब से ओगरा और गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ शुरू होने वाली इंक्वायरी के नतीजे में पूरे सेक्टर के अंदर एक बड़ी हलचल पैदा हो चुकी है। अब ये मामला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि ओगरा ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम की मद में 70 अरब रुपए की अदायगियाँ रोक दी हैं। ये प्राइस डिफरेंशियल क्लेम वो मामला है जब मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी। हुकूमत ने कुछ दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं किया, जिसके नतीजे में
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हुकूमत ने, आप इसको सब्सिडी कह लीजिए या पीडीसी प्राइस डिफरेंशियल क्लेम दीजिए, चूंकि कंपनियों ने कीमत नहीं बढ़ाई थी, हुकूमत ने वो बोझ अपने जिम्मे लिया था, सार्फिन पर मुंतकिल नहीं किया था, तो वो हुकूमत ने 120 रुपये ओगरा के ज़रिए से इन ओएमसीज़ को जारी करने का सिलसिला शुरू किया। ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीज़न की हदायत के ऊपर यह सिलसिला इनिशली शुरू किया। 120 रुपये का टोटल क्लेम था, जिसमें से तकरीबन 50 रुपये से ज़ायद की रकम ओगरा जारी कर चुका। लेकिन फिर जब FIA हरकत में आई, जो बुनियादी तौर के ऊपर होर्डिंग्स पेट्रोलियम मसनूआत का इस स्टॉक के हवाले से और दीगर अमूर का उसने तहकीकात का सिलसिला शुरू किया, तब ओगरा अफसरान परेशान हैं। वो नहीं चाहते कि इस मामले के लिए अंदर मजीद अपने लिए कोई परेशानी बढ़ाएं। उसके साथ साथ इसी FIA की इंक्वायरी के नतीजे में, जो कि बड़ी एक्सटेंसिव इंक्वायरी का सिलसिला आगे बढ़ा, जिसमें ओगरा के मेंबर आयल ज़ैनुल आबिदीन कुरैशी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। ओगरा के अफसरान परेशान, और अब ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीज़न को ख़त लिखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 70 अरब रुपये की मजीद अदायगी रोक दी है। ओगरा ने कहा है कि हमारा मैंडेट नहीं है, कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, अगरचे कि 2022 में वफाकी हुकूमत की हिदायत की रोशनी में ये बोझ, ये जिम्मेदारी हमने ली, लेकिन मज़ीद ये जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, चूँकि FIA ने एक बहुत बड़ा पॉइंट रेज़ किया है। FIA समझती है कि ओगरा ने प्राइस डिफरेंशियल क्लेम मैकेनिज्म के तहत जो अदायगियाँ की हैं 32 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, वो उनकी पेट्रोलियम मसनूआत की सेल्स पर की हैं, जबकि FIA का मौक़िफ़ ये है, FIA का मुद्दा ये है कि ये अदायगियाँ पेट्रोलियम मसनूआत की प्रोक्योरमेंट पे होनी चाहिए थी। अब ये बहुत बड़ा एक तनाज़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चूँकि ओगरा ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ओगरा ने कहा है पेट्रोलियम डिवीज़न को कि ये पूरा मैकेनिज्म ECC के सामने पेश किया जाए, ECC इसका जायज़ा ले, वफाकी काबीना इसकी मंजूरी दे, और बेहतर ये है कि चूँकि ओगरा के कानून में इसका कोई मैंडेट नहीं है, तो पेट्रोलियम डिवीज़न अपने डायरेक्टरेट के ज़रिए से, वफाकी हुकूमत अपने डायरेक्टरेट के ज़रिए से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ये अदायगी करे, ताकि ओगरा किसी मजीद कंट्रोवर्सी से बच सके, ओगरा FIA के रडार में आने से बच सके। तो क्रिटिकल सूरत हाल है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अदायगियाँ रुक चुकी हैं, उनको लिक्विडिटी के मसाइल का सामना है। अब अल्टीमेटली मामला इस और कैबिनेट के पास जाएगा, इस पर क्या फैसला होता है, लेकिन फिल वक्त OMCs ने बहुत कंसर्न शो किए हैं, क्योंकि उनकी लिक्विडिटी मुतासिर हो रही है, जिसके नतीजे में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई भी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे JPMC, जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर एक ऐसा मुनफरिद इदारा बन चुका है जहाँ पे करोड़ों रुपए का कैंसर का इलाज मुफ्त किया जा रहा है, जहाँ पाकिस्तान के 178 शहरों के मरीजों ने और दुनिया के 24 ममालिक के लोगों ने कैसे मुफ्त इलाज हासिल किया, और ये इदारा कैसे सस्टेनेबल तरीके से चल रहा है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पब्लिक सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ अस्पताल आवाम को सहूलियात फराहम करने के हवाले से अपनी कोशिश तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वहाँ पर गवर्नेंस का बेहतरीन इंतज़ाम, इलाज की बेहतरीन सहूलियात, फ़ंड्स की फराहमी और दीगर बहुत से मसाइल का सामना रहता है। लेकिन JPMC कराची में कैंसर की जदीद तरीन तशख़ीस और इलाज की मुफ्त सहूलियात के हवाले से एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, जिसके नतीजे में JPMC न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर एक मुनफरिद मरकज़ बन गया है। हुकूमत सिंध और पेशेंट्स एड फाउंडेशन के इश्तराक से जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, वहाँ पर जो मुख्तलिफ कैंसर की जो शक्लें हैं, जिसमें दवा का कैंसर है, सर व गर्दन का है, रीढ़ की हड्डी का है, प्रोस्टेट हो, फेफड़ों का कैंसर हो, इसका इलाज बहुत महंगा तस्वुर किया जाता है और इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो इस मकसद के लिए JPMC के अंदर ये एक बड़ी कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ 2012 में, और अब इसकी कहाँ तक इसका सफ़र ये कामयाबी का पहुँचा है। और बिलखसूस जब यूरोप और अमेरिका में साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जब आप इलाज कराते हैं, तो आपको कम अज़ कम 50,000 से 1,20,000 अमरीकी डॉलर इसके अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे, JPMC के अंदर ये इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त किया जाता है। वो इलाज जिसके ऊपर 150 घंटे दरकार हुआ करते थे, अब सिर्फ तकरीबन 50 मिनट में ही इसको मुकम्मल कर लिया जाता है। और इसके साथ साथ इसी JPMC का रेडिएशन इंकोलॉजी डिपार्टमेंट से पाकिस्तान के 178 शहरों और दुनिया के 24 ममालिक के मरीज़ों ने यहाँ से मुफ्त इलाज करने की सहूलत हासिल की है। नाज़रीन, सवाल ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद। तमगा इम्तियाज़ भी आपने सर हासिल किया, उसके साथ साइबर नाइफ JPMC को वहाँ पर JPMC में उसको साइबर नाइफ इस शोबे को लीड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा ये सफ़र कब शुरू हुआ, और ये महंगी टेक्नोलॉजी थी, फंड्स दरकार थे, सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ,
और ये सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है, और अब तक इसके ऊपर जो फंड्स खर्च हुए हैं, ये सब कुछ कैसे अरेंज किया गया? अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब, आपका और जी टीवी का बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। ये सफर 2011 में शुरू हुआ। हमने पहला पेशेंट जो है, या पहली मशीन 2012 में लगाई थी। ये फैसिलिटी पेशेंट एड फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से है, जैसे आपने बता दिया, एब्सोल्यूट फ्री है। 2012 में जब पहला यूनिट लगाया था तो उस वक्त हमें भी बहुत से खदशात से कि चलेगा कैसे चलेगा, दुनिया की महंगी तरीन मशीन पाकिस्तान में कैसे चलेगी। लेकिन जब आपकी नीयत साफ हो और अल्लाह की मदद शामिल हाल रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया, आज आपके नाजरीन सिर्फ गूगल के ऊपर AI पे पूछ लें या लिख लें कि वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइबर नाइफ, तो तब भी JPMC आता है। या पूछें गूगल से कि फ्री साइबर नाइफ या टोमोथेरेपी फैसिलिटी इन द वर्ल्ड, तो तब भी JPMC में आता है। बिल्कुल। इसमें सब लोगों का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, पेशेंट एड फाउंडेशन का, खास तौर पे हमारे डोनर्स का, लेकिन पाकिस्तान के बाकी तमाम शहरियों का भी, जिनकी दुआएं या अदरवाइज मदद हमें इसके अंदर शामिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त जो हमारे पास यूनिट्स हैं, 2 यूनिट हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं। सितंबर ऑनवर्ड हमारी कैपेसिटी होगी कि डेली हम 400 मरीजों को फ्री रेडियोथेरेपी दे सकेंगे, और सारे के सारे यूनिट वो हैं जो वर्ल्ड के कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जी। देखिए, कैंसर जब मरीज को होता है ना, उसके 3 तरीका इलाज होते हैं। एक होता है सर्जरी, जो सर्जन करता है। एक कीमोथेरेपी होती है, जो दवाइयां इंजेक्शन या खाई जाती हैं। तीसरा रेडिएशन होता है। हर मरीज को तीनों इलाज नहीं चाहिए होते, लेकिन जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत से कैंसर के अंदर मरीज को तीनों ही तरीका इलाज चाहिए होते हैं जी। सर्जरी के लिए $1,00,000 का थिएटर बनता है, अच्छा सर्जन, पूरे पाकिस्तान में सर्जरी हो रही है। कीमोथेरेपी अगेन हॉस्पिटल में भी होती है, एक कमरा चाहिए होता है। घर में भी लोग आजकल कीमोथेरेपी करा लेते हैं, ओरल दवाइयां घर में खाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, जो तीसरा उसका कंपोनेंट है, जो रेडिएशन का कंपोनेंट कैंसर के ट्रीटमेंट में जरूरी होता है, उसमें हम दुनिया से बहुत पीछे थे। जिना भी 2012 में दुनिया से 40 साल पीछे था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जैसे हमने शेयर किया कि आज हम दुनिया के अंदर लीडिंग पोजीशन के अंदर है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये एक ज़रूर बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए, मुल्क भर में और बिरून मुल्क मुकीम जो GTV न्यूज़ को देख रहे हो, कि JPMC के अंदर इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से किस किस किस्म के कैंसर का आप ट्रीटमेंट करते हैं, और जिसके ऊपर 50,000 से $1,20,000 खर्च आता है, तो आप कैसे बिला इम्तियाज़, कोई गरीब हो, कोई जानने वाला है, नहीं जानने वाला, कोई वॉक इन पेशेंट आ गया है, दूर दराज इलाके से आ गया है, आप सबको कैसे मैनेज करते हैं कि आपने इस अपने हॉस्पिटल को, इस शोबे को आपने सस्टेनेबल बनाया हुआ है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जैसे हमने 2012 में जो मशीन लगाई थी, वो एक मरीज को 150 मिनट लेती थी, तकरीबन 2.5 घंटे लेती थी ट्रीट करने के लिए जी। आज हम 2026 में हैं, तो हमारे पास 8 मशीनें हैं, और वो मशीन जो 2.5 घंटे वाला काम था, नई मशीन 25 मिनट में कर लेती है। तो हमने, हमारा फैसिलिटी फ्री है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, रिलीजन, एथनिसिटी। हमारे जो भी मेंबर्स हैं, उनका मानना यह है कि ह्यूमैनिटी डिमांड्स कि जब कोई फेलो ह्यूमन बीइंग का, कोई रिलीजन हो, कहीं से भी हो, कहीं से, मतलब किसी दुनिया के हिस्से से हो, जब उसको कैंसर की बीमारी हो, तो बाकी इंसानों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी मदद करें। हम इसी स्पिरिट के साथ काम करते हैं और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग रेगुलरली कर रहे हैं। 2012 में 1 से 2026 में 8 यूनिट है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 3-4 साल में हम यहाँ पे एक पूरा 15 मंदा कैंसर का टावर बनाने लगे हैं। तो हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग साथ साथ कर रहे हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, और चूंकि हमारा इलाज बेसिकली जो है, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होती है कि मरीज को कम से कम साइड इफेक्ट हो, और हम स्टेज 1 के कैंसर को भी करते हैं, 2, 3 और 4 को भी करते हैं। लेकिन जो अर्ली स्टेज के कैंसर हैं, वो साइबर नाइफ के साथ जनरली ट्रीट होते हैं जी। जो थोड़े से आगे के स्टेज के कैंसर हैं, वो हम टोमोथेरेपी के साथ ट्रीट करते हैं। ये मरीज की बीमारी के ऊपर होता है कि उसको किस तरह का कैंसर है, कौन सी मशीन उसके ऊपर यूज करनी है। बदकिस्मती से आज भी पाकिस्तान में अर्ली स्टेज के मरीज डायग्नोज कम होते हैं जी। इस वजह से थोड़ा सा कहने, हमारे पास ये नंबर बहुत ज्यादा उस तरह नहीं हो रहा। लेकिन जैसे मैंने बताया, दुनिया का शायद ही कोई सेंटर होगा जो डेली 400 मरीजों को रेडियोथेरेपी कर रहा होगा, जो इंशाल्लाह सितंबर ऑनवर्ड हम करेंगे। इस वक्त तकरीबन 260 को कर रहे हैं। तो हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग साथ साथ करते हैं, जो जरूरत पड़ रही है, अल्लाह की मदद साथ आ रही है, और साथ साथ हमारा सेंटर डेवलप। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा, बिलखुसूस हमारे जो सरकारी शोबे के हॉस्पिटल्स हैं,
वहाँ पर अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ हुकूमतें पैसा उसके लिए करती हैं एलोकेट, कुछ चीज़ें काम होती हैं, फिर उसके बाद उनकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में वहाँ पर ख़राबियाँ शुरू हो जाती हैं, बेज़ाब्तियाँ होती हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो पाता। लेकिन आपने JPMC जो कि कराची में वाक़या है, और कराची से अमूमी तौर के ऊपर एक बड़ी शिकायत मिलती हैं कि वहाँ पर सिंध हुकूमत का जो गवर्नेंस का कंट्रोल है वो थोड़ा वीक है, वहाँ बहुत से मसाइल हैं, थोड़ी अकबर के मसाइल भी आते हैं, शोबे ख़राब हो जाते हैं, ज़बू अली का शिकार हो जाते हैं। तो आपने 2011 से ऑनवर्ड ये जो डिसिप्लिन है ये कैसे मेंटेन किया है? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, जो असेलेंट फीचर्स हैं वो मुल्क भर के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल हैं बिलखसूस और सरकारी इदारे वो इस मॉडल को फॉलो करें जहाँ पे पब्लिक फंड्स का ज़या हो जाता है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा कहीं आपने बिलावल भुट्टो साहब को फॉलो किया हो तो बार बार एक बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर हेल्थ एजुकेशन की सक्सेस या बहुत से बाकी डिपार्टमेंट में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध अंडरस्टैंड करती है कि जब तक पब्लिक को साथ हम नहीं मिलाएंगे तो इन डिपार्टमेंट्स के अंदर रेवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं आ सकते। तो ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है। हमारा ये होता है पेशेंट्स एड फाउंडेशन का, कि जो पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने जिला अस्पताल 1100 बेड का था, इसको 2208 का कर दिया। इस वक्त 1300 बेड हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंशाल्लाह JPMC जो है 3000 से ऊपर बेड्स का हॉस्पिटल हो जाएगा 2028। हम गवर्नमेंट से कहते हैं, देखें सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की बहुत अच्छी, बहुत नेक लोग हैं, बहुत से लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, एश्योरेंस चाहिए होती है कि उनके पैसे जाया नहीं होंगे। तो इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर प्रोजेक्ट्स करें। हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि जो चीज हम बनाएंगे, हमारा एक ही आपके साथ बस रिक्वेस्ट है या हमारी डिमांड है कि जो फैसिलिटी हम बनाएंगे दैट शुड रिमेन एब्सोल्युटली फ्री। वो उस तरह के अस्पताल ना बन जाएं कि खैरात ज़कात के नाम पे बने और फिर बाद में उन पे इतने इतने चार्जेस लिए जाते हैं कि जिसका आपको खुद सबको अंदाजा है। बिल्कुल ठीक। तो हम गवर्नमेंट से एक ही कंडीशन होती है, उसमें हम कहते हैं बिल्डिंग हम बनाएंगे, कुछ इक्विपमेंट आप दे, कुछ हम देंगे, बाकी मिलके हम इस हॉस्पिटल को चलाएंगे। तो मॉडल या सोल्यूशन हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ये कौम जो है बहुत वो दयालु कौम है, बहुत देने वाली कौम है। सिर्फ ये है आपको गवर्नमेंट को एक हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है, बस उनको एक ऑनर देना पड़ता है और उनको थोड़ी सी एक अथॉरिटी देनी पड़ती है ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो यही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम जब भी कोई परचेज करते हैं इक्विपमेंट तो मशीन नहीं परचेज करते जी। हम बेसिकली बात ये करते हैं कि ये जो मशीन है अगर इसकी 10 या 12 साल की लाइफ है तो वो पहले दिन आपकी फिजिबिलिटी के अंदर तय करना चाहिए कि बिल्डिंग कौन बनाएगा, इक्विपमेंट कौन देगा। 10 साल की बिल्डिंग के इक्विपमेंट को चलाने के पैसे कहां से आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स के पैसे कहां से आएंगे। बिल्कुल ठीक। तो आपको पता ही है जब प्राइवेट सेक्टर कोई भी प्रोजेक्ट करता है उसकी फिजिबिलिटी इसी तरह होती है। हम हर प्रोजेक्ट की एक इसी तरह फिजिबिलिटी बनाते हैं। मैं आपका दूसरे सवाल का जवाब नहीं दे सका था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो हमारे सेंटर के अंदर हर तरह के तकरीबन कैंसर को ट्रीट किया जाता है, जो भी रेडिएशन से सेंसिटिव कैंसर हो। ठीक। अगर किसी को ब्रेन का ट्यूमर हो, किसी को स्पाइन का ट्यूमर हो, या एक मैं आजकल और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता हूं कि आज की दुनिया में अगर किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है और वो स्टेज 1 है तो साइबर नाइफ से बेहतर मोडेलिटी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। साइबर नाइफ सबसे बेस्ट और सेफ तरीका इलाज है और 100% क्योर करता है। 2013 में हमने पहला पेशेंट किया था और अब तक कई 100 पेशेंट कर चुके हैं, किसी में कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसी तरह तो ब्रेन, स्पाइन, प्रोस्टेट, लेकिन बाकी ऑर्गन्स का भी करते हैं। इस वक्त जो हमारी नई जो चीज आपके तवज्जुह से बताना चाहूंगा पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि आपके सामईन पूरी दुनिया में है, कि देखें ब्रेस्ट कैंसर औरतों के अंदर सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है। उसकी जो मशीनें इस वक्त पाकिस्तान में लगी हुई हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। उसमें जब ब्रेस्ट को रेडिएशन दी जाती है, खास तौर पे जब लेफ्ट ब्रेस्ट को दी जाती है, तो अगर ब्रेस्ट का कैंसर क्योर हो भी जाता है तो 27% ऑफ द पेशेंट का हार्ट रेडिएशन से डैमेज हो जाता है। हमारी 2 मशीनें जो इस प्रोजेक्ट का नाम है बिल्किस एंड अब्दुस्ता रेदी ब्रेस्ट रेडिएशन पे, ये 2 महीने में दोनों मशीनें ऑपरेशनल हो जाएंगी। 160 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को डेली हम ट्रीट करेंगे। ये वो फैसिलिटी है जो 2024 के अंदर जेनेवा में लगी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर मशीनें हमारी साइट पे हैं, इस वक्त इंस्टॉलेशन में हो रही हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर की किसी को रेडिएशन की जरूरत हो पूरे पाकिस्तान में वो जिना से कराए। जिना की मशीन जो है इस वक्त कटिंग एज है, उसके ब्रेस्ट की रेडिएशन के साथ मरीज को किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज जो हम ब्रेस्ट में करने जा रहे हैं, पहले भी कुछ लोगों ने किया है, लेकिन नई मशीनों के साथ नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो लोग ब्रेस्ट की रेडिएशन 28-30 दिन कराते थे
वो इंशाल्लाह हम 5 दिन में मरीजों को ट्रीट कर दिया करेंगे। बिल्कुल तो ये ठीक। इंपॉर्टेंट मैसेज था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। और बिलखसूस जो हमारे नाज़रीन को पता चला वो कौन कौन से कैंसर की ऐसी टाइप्स हैं जिनका आप इंतहाई महफूज, इंतहाई सस्ता, इंतहाई कम वक्त में आप ये बिल्कुल मुफ्त इलाज आप JPM से करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो सक्सेसफुल मॉडल के तौर के ऊपर JPMC सामने आया है, मेरे ख्याल में वो दीगर तमाम सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत के लिए एक ऐसा रोल मॉडल बन चुका है जिसको फॉलो करते हुए हम ना सिर्फ अपने दीगर सरकारी हॉस्पिटल्स में बल्कि दीगर शोबों के अंदर भी हम बेहतरी ला सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।